एनएमसी बिल पास हुआ है राज्यसभा से, आज वो बेहद महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से एक बदलाव का वाहक बनेगा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा, पारदर्शिता को के साथ में आगे बढ़ता नजर आएगा, इस पे हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, और विशेष यही है कि किस प्रकार से एक बड़े बदलाव लेकर आएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, चिकित्सा, शिक्षा और सेवाओं में होंगे बड़े सुधार। बड़े सुधार किस तरीके से जमीन पर उतरेंगे, इस पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल जी हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा लव वर्मा जी हैं, पूर्व सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही लोग इस क्षेत्र को बहुत करीब से जानते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत काम किया और आज भी एक तरीके से जुड़ाव आप लोगों का बना हुआ है। डॉक्टर पॉल, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, क्यों आखिर इसको एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है? क्या बड़ी चीजें, क्या बड़े बदलाव के साथ में ये जमीन पर उतरता नजर आएगा? जैसे कि आपने अपने फीचर में दिखाया और उसके अलावा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसे एक्सप्लेन किया, ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। इतनी बड़ी चेंज एक ही बिल के अंतर्गत एक ही मोमेंट में जो हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड है देश की हिस्ट्री में, और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो हमें अपने देश को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, और हमने नेशनल गोल्स को और बिल्कुल एक ऐसा देश बनाना जिसमें कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की तरह से। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हम गवर्न कर रहे थे मेडिकल एजुकेशन की, उसकी पूर्ण व्यवस्था को, एक अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट से चेंज किया जा रहा है। अभी तक जो व्यवस्था रही थी उसमें हमारे सारी जो व्यवस्था थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते थे, प्रोफेशन रन कर रहा था। लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि इस व्यवस्था को हम उस व्यवस्था पे लेके जाएं जिसमें कि प्रोफेशन की भागीदारी तो रहे, जैसे कि आपने बताया वो अब जैसे जो संशोधन के बाद में जो है वो 9 मेंबर होंगे जो स्टेट मेडिकल काउंसिल से नॉमिनेट होके आएंगे, और 33 में से 9 नंबर, तो उनकी भूमिका तो है। और दूसरे जो एक्सपर्ट्स की बात है, जो वाइस चांसलर्स हमारे मेडिकल हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और जो एक्सपर्ट्स दूसरी धाराओं से आएंगे, रिलेटेड धाराओं से आएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वहाँ से आएंगे, तो एक ये व्यवस्था बनेगी जिसमें कि एक्सपर्ट्स जिन्होंने ज़िंदगी में मेडिकल एजुकेशन के लिए फुल टाइम काम किया है, वो भी साथ साथ बैठेंगे। डॉक्टर्स जो कि हमारे प्रोफेशन में भागीदारी निभा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं मोस्टली, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से भी मान सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था बदली वो एक बड़ी बात है। और उसमें दूसरी बात ब्रीफली जोड़ना चाहूँगा कि अब अरेंजमेंट ये किया गया है कि उसके अंतर्गत 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स बना दिए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मतलब MBBS का सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और तीसरा है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का बोर्ड है, जिसका काम है कि देखना कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, और तीसरा रिलेट्स टू एथिक्स एंड इंडियन मेडिकल रजिस्टर। तो ये जो प्रावधान अलग अलग क्लियर कट किया गया है और उसकी अलग व्यवस्था को क्लैरिफाई करके बिल्कुल कानून के अंतर्गत ही लेके आ गए हैं, और उसमें भी 5 लोग होंगे और एक प्रोफेशन का भी होगा। बिल्कुल तय किया गया है इन बोर्ड्स का कि आपका क्या मैंडेट है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना, वो सारा चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल और सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ कंटेन्ड है। तो ये तो है कि एक व्यवस्था को नए तरीके से काम करने के लिए, लेकिन जो भूमिगत जो बदलाव आएंगे उसकी आपने लिस्ट बनाई। नीट की बात हुई है, नेक्स्ट की बात हुई है, और एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, और ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। हमने इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर होगा वो भी स्पेसिफाइड मेडिसिन को स्पेसिफाइड तरीके से उस लिमिट तक आगे दे सकता है। अब आप सोचिए कि एक मिड लेवल प्रोवाइडर ने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है या जिंक की टैबलेट देनी है डायरिया में, उसके लिए डॉक्टर थोड़ी चाहिए। सब जगह में, विदेशों में WHO के एक्सपीरियंस को अगर हम लें, डेवलप्ड नेशंस को लें, तो बहुत सारा काम जो है वो मिड लेवल प्रोवाइडर और हमारे पैराप्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। हाँ, उसको भी उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। लव वर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्यों इसको ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे एक बड़ी चोट के तौर पे होगा? पूरा एक नेक्सस बन गया था, कम से कम उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपको पता होगा कि व्यवस्थाएं सही तरीके से काम कर रही हैं। वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बिल का, जो जल्दी एक्ट बनने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि जो अभी तक व्यवस्था थी उससे बहुत गंद आती थी। और जैसे कि महेश शर्मा जी ने कहा, इट वाज अ डेन ऑफ करप्शन, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी ये कहा था।
सब मानते हैं इनफैक्ट कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त वो संस्था थी, तो उसको अब एक तरह से बिल्कुल हटा के प्रोफेशनल्स एज वेल एज स्टेक होल्डर्स दोनों को लाया गया है इस तरह से कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स के नहीं बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देंगे, और मैं समझता हूँ एक छोटी बॉडी होगी, वो तो 100 इलेक्टेड मेंबर्स से भी ज़्यादा थे, ये एक छोटी बॉडी होगी और ये ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करेगी, तो ये ज़रूर लगाम लगाएगी वर्किंग ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस पर भी। जी डॉक्टर पॉल, आपने कहा कि एक पैराडाइम शिफ्ट के तरीके से है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ में जा रहे हैं। बड़ी चुनौतियां क्या हैं, किस तरीके से जो हम कागजों पर देख रहे हैं उसको व्यवहारिक तरीके से उतार पाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में अलग अलग जगह इसको लेकर विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। वो विरोध की आखिर उसके तथ्यात्मक वजह आपको क्या नजर आती है और आखिर उसकी चुनौतियां क्या है, हम उसको जमीन पर उतारें। विरोध की तरफ से शुरू करें तो अब मुझे लगता है कि जो आप जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उसके बाद अब विरोध कोई होने का कोई औचित्य नहीं है। जो भागीदारी प्रोफेशन की बढ़ाई गई है कि जो 5 का पार्टिसिपेशन था वो 9 कर दिया गया है, और स्टेट का पार्टिसिपेशन उस द्वारा भी बढ़ा, और वाइस चांसलर जो नॉमिनेट होके आएंगे उनका भी नंबर बढ़ा दिया गया है मेन बॉडी में। एडवाइजरी में तो फुल रिप्रेजेंटेशन पहले से ही था। तो अब अगर देखें तो अब कौन सी चीज़ पे हमें कोई शंका होनी चाहिए। एक एग्ज़ाम करना, हम हमेशा कहते रहे कि स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होने चाहिए, 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले 10 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अगर हमने एक बनाया, एक अच्छा एग्ज़ाम बनाया तो ये आगे की बात होती है। यूएस में भी कहीं पे भी आप अपनी एजुकेशन लीजिए, हार्वर्ड में लीजिए या किसी काउंटी मेडिकल कॉलेज में लीजिए, फाइनली आपको एक USMLE एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो एक तरह से जुड़ना, एक तरह से स्टैंडर्ड को लागू करना, ये इस द्वारा एक बहुत बड़ा आपस में ही एक मतलब इसी को हम लेके चलते कि सुधार करो, तो अपने में यही एक मेगा एक रिफॉर्म है। लेकिन जब ये पूरे बिल में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे सुधार उसमें सम्मिलित हैं। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि जो नामी वो जो नीम हकीम जो डॉक्टर है उनके ऊपर जो अंकुश लगेगा उसकी भी बात करें। एट द सेम टाइम जो ट्रेंड लोग हैं उनके हाथ को भी हम इस बिल के द्वारा सशक्त करने की बात कही जा रही है। तो एक बड़ा कदम है। इसी तरह से DNB जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल बोर्ड के अंतर्गत, उसको भी क्लियरली रिकग्नाइज किया गया है कि फॉर प्रैक्टिस इट इज़ इक्विवेलेंट। जहाँ पे ट्रेनिंग होगी 500 बेड के बड़े हॉस्पिटल से, इट इज़ इक्विवेलेंट नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस बट ऑल्सो फॉर टीचिंग पोजीशंस एंड टीचिंग वर्क। बट थोड़ा जो उससे कम होगा उसमें 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी करेंगे तो आप टीचर भी बन सकते हो। एक और बड़ा सुधार है इसके अंतर्गत, और निहित और चिन्हित पूरी तरह से कर दिया गया है। जी, वो तो दिखाई पड़ रहा है सब चीज़ों में साफ तौर पे लिखा हुआ। वर्मा जी, आपको लगता है कि फीस को रेगुलेट करने को लेकर भी एक बड़े प्रावधान के साथ बढ़ा जा रहा है? आपको लगता है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको लेकर दोनों प्रकार की बातें कही जा रही हैं। एक लोग ये कह रहे हैं साहब ये महंगी हो जाएगी, तर्क ये भी दिया जा रहा है ये सस्ती हो जाएगी, बेहतर होगा देश के भविष्य के लिए। आप किस तरह से देखते हैं और किस तर्क के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि 50% तक ही ये रेगुलेट होगी, तो एक तरह से निजी कॉलेजों की जो सीट्स हैं उसकी 50%। जी हाँ, तो एक क्रॉस सब्सिडी टाइप हो जाएगा कि जो 50% उनके पास बचते हैं उसमें वो हाई फीस ले सकते हैं, और 50% के ऊपर जो काउंसिल कहेगा, जो कमीशन कहेगा, उसी हिसाब से उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज खड़ा करना भी आसान नहीं है, उसमें बहुत हैवी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जी, तो थोड़ा उनको रिटर्न तो मिलना ज़रूरी है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रावधान है कि 50% को रेगुलेट आप कीजिए, और इससे मेरे हिसाब से तो अगर ज़्यादा कम नहीं होगी तो एटलीस्ट रीजनेबल फीस हो जाएगी। जी, डॉक्टर पॉल, किस तरह से आप इस फीस वाले मसले देखते हैं? क्योंकि जो पूर्व की व्यवस्था थी शायद उसका ही एक सबसे बड़ा खामियाजा था। ये कहा जाता है कि साहब डॉक्टर्स की सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बिकती है, ये प्रकार के जो टर्म्स थे वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। उन सब व्यवस्थाओं पे कैसे रोक लगे? लव वर्मा सर ने बिल्कुल क्लैरिटी से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि
आज सेंटर का कोई कानून नहीं है, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो आज गवर्न कर रहा था एमसीआई को, जिसमें कि फीस को हम रेगुलेट कर सकें इन अ सिस्टमैटिक वे। हो ये रहा था कि प्राइवेट सीटों के लिए हर स्टेट में एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाई जाती थी और वो फिक्स करते थे, लेकिन अब इसको होलिस्टिक देखने की एक प्रावधान कर दिया गया है। और अगर हम ये जो बात करते हैं कि 50%, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि 50% सीटें तो सरकारी सीटें हैं आज के दिन में, 80,000 सीटें लगभग हैं, उसमें से 40,000 के करीब जो हैं वो गवर्नमेंट की सीटें, वो तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, उसमें मिनिमल फीस होती है। उसके बाद जो रह गई वो प्राइवेट हैं, और हमारी तो ये भी उम्मीद होगी और कोशिश पूरी होगी सरकार की कि गवर्नमेंट की सीटें और बढ़े और उस स्पीड से बढ़े जिससे कि प्राइवेट नहीं बढ़ रही, उनसे भी हम आगे लेके जाएं। तो जो बच गई प्राइवेट आज के दिन में वो 50% है, उनमें से 50% के ऊपर फीस रेगुलेट हो जाएगी। अब क्या बचा, सिर्फ 75% में आपकी फीस रेगुलेट होगी सरकारी सीटों के ऊपर और आधी जो प्राइवेट सेक्टर की सीटें हैं। सिर्फ 25% वो सीट्स रह गई हैं जिसके ऊपर की अब प्राइवेट कॉलेज जो है उसका एक हक बनता है। लेकिन उसके अंतर्गत भी स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छी उनके पास प्रोविजन है, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट स्टेट देता है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, और एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी। और क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है, उनका हक है कि जब ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहाँ इस्टेब्लिश हो तो MOU किया जाए और उसमें कहा जाए कि आप इतनी सीटें जो है वो इस तरह से फीस रेगुलेट करें। और ये व्यवस्था आज भी हो रही है और बहुत सारी स्टेटें जो हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए ये कि 75% को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया और 25% जो रह गया उसमें भी ये स्टेट लेवल पे आगे स्कोप है उसको रेगुलेट करने का। लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी रखी जानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम मानते हैं कि उनकी भागीदारी हो हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन, तो कुछ ऐसी प्रावधान होना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट भी कर सके, करने के लिए गुंजाइश बनी रह सके। मेडिकल एजुकेशन इज आल्सो एज अ पब्लिक गुड, इट इज इन द सर्विस ऑफ पीपल। जी लव वर्मा जी, आपको लगता है कि दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो स्टेट्स का रोल, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से किस प्रकार से पूरा एक रोल डिफाइन होगा और कैसे जो हित हैं स्टेट्स के वो निहित रह सके, एक मसला। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे बिल के लागू हो जाने के बाद में जो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिलेगा। किस तरीके के प्रावधानों के आधार पर ये बात कही जा रही है? आपने दो बातें जो कही जी, तो पहली बात जो है वो एक बार जरा फिर से बताएं। स्टेट के रोल को लेकर। जी, स्टेट का रोल जो है वो एक तो एडवाइजरी काउंसिल है ही जो उसमें स्टेट्स का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। और आज जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाउस का भी ये था कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाएं, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी 5 से शायद 9 किया गया है। हाँ जी, 5 से 9 5 से बढ़ा के 9 किया गया है। तो इस हिसाब से स्टेट्स की वॉइसेस को सशक्त किया गया है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो ये जो मैं समझता हूँ क्योंकि इसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा कमीशन का, और ये बात कही गई है कि जो हम लोग के पुराने नॉर्म्स हैं वो आउटडेटेड हैं कि कितने आप कितने स्टूडेंट्स रखेंगे पर टीचर, ये सब इस सब को लेके जो है हमारा ये क्षेत्र जो है ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये क्वालिटी नॉर्म्स जो हैं ये एक तरह से फिर से रिवाइज करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम रहेगा नेशनल मेडिकल काउंसिल का और कमीशन का, और वो इसको प्रायोरिटी पे ले सके। जी डॉक्टर पॉल, एक फाइनल कमेंट आपसे। इसको कहा जा रहा है कि साहब ना सिर्फ वर्तमान की चुनौतियां बल्कि भविष्य की जो दिक्कतें हो सकती हैं उसको लेकर भी एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ा गया। किस तरीके के फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स के साथ हम इसके साथ बढ़ते नजर आएंगे? इसको लागू करेंगे और हमने जो इसकी व्यवस्था बनाई है और 9 महीने का टाइम रखा है, लेकिन कोशिश सबकी यही होगी कि इसको जल्द से जल्द लागू करके और सशक्त तरीके से लागू करके इसको क्रिएट किया जाए और इसके जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बननी है वो बनाई जाए, रूल्स, और इसको आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो यह है कि इसको एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम से हट के नए पे जब गए हैं तो एक पक्का सिस्टम बने, उसमें ठीक लोग कमीशन में जो नॉमिनेट होने हैं, जो सिलेक्शंस होनी जिसकी बात का आपने रेफर किया, वो सब ठीक तरह से आए, क्योंकि जो शुरू की टीम होती है वो एक पेस सेटर
टीम होती है, वो रोल मॉडल टीम होती है। तो एक बहुत, मैं चुनौती भी कहूँगा और मैं कहूँगा कि एक सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, हमें इसे व्यवस्था वहाँ पे विकसित करनी है जल्द से जल्द, रोबस्ट व्यवस्था जो कि एक रोल मॉडल बने और नए भविष्य की तरफ और नए भारत के लिए जो एक चेंज लाई जा रही है इस सेक्टर में, उसकी एक बहुत अच्छी और गौरवपूर्ण शुरुआत करें। बिल्कुल, और उसकी शायद नींव पड़ती नजर आ रही है तब जबकि संसद की दहलीज को पास करता हुआ ये बिल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे कई अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ।